ये आग की लपटों में घिर गया है, ये आग की लपटों में घिर गया है और ये गिर रहा है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। हवाई जहाज के आकाश का राजा बनने से पहले एक समय था जब एक और बड़ा वाहन था जिसे कभी लंबी दूरी की यात्रा का भविष्य माना जाता था और उसे एयरशिप कहा जाता था। ये बड़े पंखों की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि ये बहुत बड़े गैस सेल्स की वजह से ऊपर उठता है जो हाइड्रोजन या हीलियम से भरे होते हैं। ये गैसें हवा से हल्की होती हैं। जब लिफ्टिंग गैस की मात्रा पर्याप्त होती है तो यह धातु का ढांचा, इंजन, ईंधन, चालक दल, यात्री और माल आसानी से उठा सकता है। इसमें प्रोपेलर और कंट्रोल सरफेस भी होते हैं, इसलिए ये साधारण गुब्बारे की तरह हवा में बहता नहीं है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रकार ज़ेपेलिन है। इसका नाम काउंट फर्डिनेंड वॉन ज़ेपेलिन के नाम पर है, जो पूर्व जर्मन सैन्य अधिकारी थे और मानते थे कि मजबूत ढांचे वाला बड़ा एयरशिप संभव है। वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने डिरिजिबल या नियंत्रित एयरशिप बनाई, लेकिन उन्होंने कठोर ढांचे वाला डिजाइन विकसित किया जो 20वीं सदी की हवाई यात्रा का प्रतीक बना। 1900 की 2 जुलाई को उनका पहला ज़ेपेलिन, जिसे LZ-1 कहा गया, जर्मनी के लेक कॉन्स्टेंस के ऊपर उड़ा। पहली उड़ान केवल लगभग 18 मिनट तक ही चली। इसमें कंट्रोल और उपकरणों में भी समस्या आई, लेकिन इसने साबित किया कि एक बड़ा कठोर धातु ढांचे वाला वाहन उड़ सकता है। ये ब्लिम्प से अलग है। ब्लिम्प में कठोर ढांचा नहीं होता, सिर्फ गैस दबाव से आकार बनता है, जबकि ज़ेपेलिन में आंतरिक ढांचा होता है जो लंबी धातु की बीम और बड़े छल्लों से बना होता है। इसलिए भले ही गैस सेल पूरी तरह भरे ना हो, इसका आकार बना रहता है। इसके फ्रेम के अंदर कई अलग अलग गैस सेल होते हैं, इसलिए अगर किसी हिस्से में छोटी सी लीकेज हो जाए तो सारा लिफ्टिंग गैस तुरंत नहीं निकलता। इसके बजाय जब तक बाकी सेल काम कर रहे हैं, एयरशिप हवा में बना रह सकता है। फ्रेम के बाहर पतला कपड़े का कवर होता है। यह कोई मोटा धातु का कवच नहीं है। इसका मुख्य काम शरीर को सही आकार देना है और अंदर की चीजों को हवा और मौसम से बचाना है। शरीर के नीचे या किनारे इंजन और प्रोपेलर लगे होते हैं, यही एयरशिप को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह मुड़ने के लिए रडर का इस्तेमाल करता है। एलिवेटर का उपयोग उड़ान को ऊपर या नीचे करने में होता है, लेकिन इंजन सब कुछ नहीं कर सकते। एयरशिप का वजन उठाने का काम लिफ्टिंग गैस ही करती है, इसलिए हर किलोग्राम महत्वपूर्ण है। फ्रेम, दीवारें, फर्नीचर, उपकरण और यात्रियों का सामान सब हल्का होना चाहिए। जब वजन बढ़ जाता है तो यह यात्री या माल की मात्रा को कम कर देता है, जिसे वह ले जा सकता है। बाद के डिजाइनों में ड्यूराल्यूमिन का इस्तेमाल किया गया। यह हल्की और मजबूत धातु मिश्र धातु है, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम से बनी। इससे बिना वाहन को भारी किए लंबा और बड़ा फ्रेम बनाना संभव हुआ। कुछ ज़ेपेलिन में गोल्ड बीटर स्किन भी इस्तेमाल हुई। ये गाय की साफ की गई पतली आंत से बनता है, फिर सुखाकर जोड़कर कपड़े पर लगाया जाता है। यह साधारण पूरी आंत नहीं है, बल्कि पतली झिल्ली के रूप में प्रोसेस की जाती है, क्योंकि ये हल्की और गैस रिसाव रोकने में बेहतरीन है। एयरशिप की बड़ी गैस कोशिकाएं बनाने में कई टुकड़े लगते हैं। ज़ेपेलिन जितना बड़ा होगा, उसका संचालन उतना ही जटिल होगा। क्रू को गैस दबाव, ईंधन, पानी की मात्रा, हवा की दिशा, तापमान और एयरशिप का संतुलन ध्यान से देखना होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन गर्म होता है तो वह फैलता है और उठाव ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब वह ठंडा होता है तो वह सिकुड़ जाता है और उठाव कम हो जाता है। एयरशिप में पानी या अन्य वजन होता है। ऊपर जाने पर कुछ वजन बाहर फेंका जाता है, नीचे जाने पर क्रू गैस और दिशा ठीक करता है। ज़ेपेलिन को उतारना मुश्किल होता है क्योंकि यह बड़ा होता है। कई ग्राउंड क्रू रस्सियां पकड़ते हैं ताकि हवा ना उड़ा ले जाए। तेज हवा में पूरे एयरशिप को दूर धकेला जा सकता है, चाहे पायलट कितना भी अच्छा हो। फिर भी तकनीक आगे बढ़ती रही। 1909 में जर्मनी में डेलाग की स्थापना हुई, जिसे पहली एयरलाइन माना जाता है जिसने नियमित रूप से यात्रियों को विमान से पहुंचाया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ज़ेपेलिनों ने 1500 से ज्यादा उड़ानें भरी और हजारों यात्रियों को पहुंचाया। अधिकतर यात्राएं यूरोप में ही होती थीं। उस समय वे नियमित रूप से अटलांटिक पार नहीं करते थे। इन उड़ानों का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया गया कि हवाई यात्रा एक असली परिवहन का तरीका बन सकती है। युद्ध के बाद एयरशिप के लिए योजनाएं और भी बड़ी हो गईं। 1928 में
LZ-127 ग्राफ ज़ेपेलिन ने उड़ान भरना शुरू किया। ये इतिहास के सबसे सफल कठोर एयरशिप्स में से एक बन गया। 1929 में इसने दुनिया का चक्कर लगाया। इसने यात्रा के दौरान यूरोप, एशिया, प्रशांत व अटलांटिक महासागर और अमेरिका को पार किया। इसके मार्ग में फ्रेडरिक्शाफेन, टोक्यो, लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी का लेकहर्स्ट शामिल था। पूरे सफर में रुकावटों सहित लगभग 21 दिन लगे। वास्तव में ये लगभग 12.5 दिन तक आसमान में रहा। ये कोई साधारण प्रदर्शन उड़ान नहीं थी। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसे मीडिया ने कवर किया। हर बार जब ये रुकता, कई लोग एयरशिप देखने आते, क्योंकि इतना बड़ा और दूर तक उड़ने वाला कोई और विमान नहीं था। ग्राफ ज़ेपेलिन ने साबित किया कि एयरशिप महासागरों और महाद्वीपों को पार कर सकती है। यह कई दिनों तक आसमान में रह सकता था। इसे लंबी रनवे की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसे उड़ान भरने के लिए तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। यह हवाई जहाज से धीमा पर समुद्री जहाज से तेज था, और अटलांटिक पार करते समय तेज लहरें या समुद्री बीमारी नहीं होती थीं। यात्रियों के लिए स्लीपिंग केबिन, डाइनिंग एरिया, लाउंज और बड़ी खिड़कियां थीं, जहां वे आराम से भोजन कर सकते थे। गर्म खाना खाते हुए वे समुद्र, पहाड़, शहर और बादल देख सकते थे। लेकिन अंदर होटल जितना बड़ा नहीं था। जगह अभी भी सीमित थी, क्योंकि सब कुछ हल्का होना जरूरी था। केबिन छोटे, दीवारें पतली और फर्नीचर साधारण था। ग्राफ ज़ेपेलिन में रखा पियानो भी खास तौर पर हल्का था। हर एयरशिप में आराम का स्तर अलग था। कुछ यात्राओं में अंदर ठंड हो सकती थी, क्योंकि हीटिंग सिस्टम लगाना मुश्किल था। इंजनों की तेज आवाज और कंपन भी महसूस होती थी, और क्योंकि एयरशिप धीमी थी, ये बदलते मौसम के असर में ज्यादा देर तक रहती थी। फिर भी 1920 और 1930 के दशक में अमीर यात्रियों के लिए अनुभव कुछ अलग ही था। वे शुरुआती हवाई जहाजों के छोटे कैबिनों में ठुसे हुए नहीं थे। वे खड़े हो सकते थे, मेज पर खा सकते थे, यात्री क्षेत्र में घूम सकते थे और ऊंची खिड़की से दुनिया देख सकते थे। टिकट भी बहुत महंगा था, इसलिए बहुत कम लोग ही यात्रा कर सकते थे। ये जन परिवहन नहीं था, ये एक लग्जरी सेवा थी। ये व्यापारियों, अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और अमीर यात्रियों के लिए था। जर्मनी ने भी ज़ेपेलिन की सफलता का इस्तेमाल अपनी इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय गर्व दिखाने के लिए किया। जनता के लिए ये विशाल एयरशिप साबित करती थी कि पहले असंभव माने गए हवाई सफर अब नियमित हो सकते हैं। जैसे जैसे एयरशिप्स का आकार बढ़ा, उन्हें नियंत्रित करना भी मुश्किल होता गया। उनका शरीर बहुत विशाल था, हवा का उनके दिशा पर बहुत असर पड़ता था। वे खराब मौसम से बचने में धीमे थे, और उनके पतले आवरण के अंदर लाखों घन फीट उठाने वाली गैस भरी होती थी। जर्मनी में हाइड्रोजन किफायती, उपलब्ध और हीलियम से ज्यादा उठाव देने के कारण इस्तेमाल होता था। लेकिन यह जल्दी आग पकड़ता है। यह गैस सेल में खुद नहीं जलता, पहले इसे ऑक्सीजन के साथ मिलना पड़ता है और किसी प्रज्वलन स्रोत की जरूरत होती है। लेकिन अगर कहीं रिसाव, आग या इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो जाए तो आग बहुत तेजी से फैल सकती है। इसलिए यह सुरक्षा नियम सख्त हैं। आग के इस्तेमाल को नियंत्रित रखा जाता था और रसोई के उपकरण खास होते थे, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजन और गैस के संभावित रिसाव पर नजर रखना जरूरी है। इसके बावजूद जनता का ज़ेपेलिन पर भरोसा लगातार बढ़ता गया। कई लोगों को लगता था कि ये लंबी दूरी की यात्रा का मुख्य वाहन बनेगा, क्योंकि इसमें समुद्र पार करने लायक रेंज और यात्रियों के लिए जगह थी, और इसे भारी हवाई जहाजों की तरह बड़े रनवे की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पैसेंजर केबिन को बेहतर बनाया जा रहा था और रूट्स को लंबा किया जा रहा था, वैसे वैसे स्थिर पंखों वाले विमान भी तेजी से विकसित हो रहे थे। हवाई जहाज के इंजन और भी ताकतवर होते जा रहे थे। सुरक्षित हवाई अड्डों की संख्या और सफर की रफ्तार दोनों बढ़ रही थीं। उस समय तय नहीं था कि दोनों में से कौन सी तकनीक जीतेगी। हवाई जहाज छोटा, तेज और आसानी से बड़ी संख्या में बन सकता था, जबकि एयरशिप ज्यादा जगहदार थी और लंबे समय तक आसमान में रह सकती थी। लंबी दूरी की यात्रा में इसकी बड़ी संभावनाएं थीं। कुछ साल लगा कि दोनों के लिए जगह है। ज़ेपेलिन की सबसे बड़ी चुनौती आराम या रफ्तार नहीं, बल्कि इसे कितनी देर सुरक्षित आसमान में रखना था। एक विशाल वाहन जो ज्वलनशील गैस और बहुत पतली संरचना पर निर्भर करता है। एयरशिप में केबिन छोटे और साधारण होते थे। इसमें बंक बेड, छोटा वॉश बेसिन, शेल्फ
और पतली कपड़े की दीवार थी। कमरों की पतली दीवारों के कारण बगल के यात्री की आवाज और हरकतें साफ सुनाई देती थीं। लगभग सभी सामान हल्का था। बिस्तरों, कुर्सियों, दरवाजों और फर्नीचर में एल्यूमीनियम इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अतिरिक्त वजन एयरशिप की वहन क्षमता पर असर डालता था। डाइनिंग रूम और लाउंज खुले और आरामदायक थे। किनारों पर लंबी खिड़कियां थीं, जहां से यात्री समुद्र, शहर और उनके रास्ते में आने वाली जमीन को देख सकते थे। खुली आग सख्ती से मना थी। हिंडनबर्ग में उठाने वाली गैस के लिए हाइड्रोजन थी, इसलिए यात्रियों से माचिस लाइटर ले लेते थे। फिर भी भीतर स्मोकिंग रूम था। यह एयरशिप के अन्य हिस्सों से अलग था। इसमें डबल डोर एयरलॉक था और कमरे का वायु दबाव ज्यादा रखा जाता था ताकि हाइड्रोजन अंदर न आ सके। सिर्फ एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक लाइटर इस्तेमाल हो सकता था। जहां जर्मन एयरशिप लग्जरी यात्रा के लिए थीं, वहीं मिलिट्री ने इन्हें गश्त और टोही में इस्तेमाल किया। एयरशिप लंबे समय तक आसमान में रह सकती थी, इसलिए ये समुद्र में जहाज, पनडुब्बी और दुश्मन की गतिविधियों को खोज सकती थी, लेकिन ये अदृश्य नहीं थी। एयरशिप बड़ी और धीमी थी, इसलिए आसमान में दिखती थी। अमेरिका में नौसेना ने ऐसे एयरशिप बनाए जो छोटे हवाई जहाज ले जा सकते थे। इन्हें यूएसएस एक्रोन और यूएसएस मैकॉन कहा जाता था। एयरशिप के अंदर स्पैरो हॉक हवाई जहाज थे। जरूरत पर इन्हें खास हुक से नीचे उतारा जाता था। वापसी पर पायलट विमान को एयरशिप के नीचे लाकर उड़ते हुए उसे फिर हुक में लगा देता था। छोटे विमान दुश्मन को खोजने और एयरशिप की रक्षा में इस्तेमाल होते थे, लेकिन एक्रन और मेकन दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। क्योंकि वे हीलियम का इस्तेमाल करते थे, इसलिए दुर्घटना का कारण आग नहीं था। वे तेज तूफान और एयरशिप की संरचनात्मक समस्याओं के कारण नष्ट हुए। इससे साबित हुआ कि हीलियम आग से सुरक्षित है, लेकिन बड़ी एयरशिप पर खराब मौसम का असर उसे खतरनाक बना सकता है। हीलियम हाइड्रोजन से सुरक्षित है क्योंकि यह नहीं जलता। 1920 और 1930 के दशक में केवल अमेरिका के पास बड़ा औद्योगिक भंडार था। अमेरिकी सरकार ने हीलियम को रणनीतिक सैन्य संसाधन मानकर इसके निर्यात पर सख्त रोक लगा दी। जर्मनी को हीलियम न मिलने पर ज़ेपेलिन में हाइड्रोजन इस्तेमाल किया गया। यह सस्ता और ज्यादा लिफ्ट क्षमता वाला था, लेकिन रीस ने ऑक्सीजन से मिलने और चिंगारी लगने पर जल्दी जल जाता था। 5 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश एयरशिप RR-101 उत्तरी फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसका डिजाइन खराब था, टेस्टिंग अधूरी थी और भारत रवाना होते समय मौसम भी खराब था। तेज बारिश और हवा में उड़ते हुए ये नीचे उतरते हुए ब्यूएस के पास एक पहाड़ी से टकरा गई और टक्कर के बाद हाइड्रोजन में आग लग गई। 54 में से 48 लोग मारे गए। इसी वजह से ब्रिटेन ने अपने बड़े कठोर ढांचे वाले एयरशिप कार्यक्रम को बंद कर दिया, लेकिन जर्मनी ने इसे जारी रखा। उनके इंजीनियरों का मानना था कि केवल हाइड्रोजन ही इस आपदा का कारण नहीं था। उनके लिए गलत डिजाइन, कम टेस्टिंग और खराब फैसले ज्यादा बड़ी समस्या थे। कई वर्षों तक जर्मन ज़ेपेलिन अटलांटिक को सुरक्षित रूप से पार करते रहे, लेकिन मुख्य खतरा बना रहा। वे बहुत बड़े वाहन उड़ा रहे थे और उसके अंदर लाखों क्यूबिक फीट हाइड्रोजन था। एक रिसाव और चिंगारी ने दुनिया का एयरशिप पर भरोसा खत्म कर दिया। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग लेकहर्स्ट न्यू जर्सी में उतरने की तैयारी कर रहा था। ये जर्मनी से आया था और अभी-अभी अटलांटिक पार किया था। इसमें 97 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। यात्री और क्रू अंदर ही रुके हुए थे। खराब मौसम के कारण लैंडिंग में देरी हुई। जब तूफान शांत हुआ तो एयरशिप मूरिंग मास्ट के पास आई और उतरने की रस्सियां नीचे उतारी गईं। कुछ ही पलों बाद इसका पिछला हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। गैस सेल्स के अंदर हाइड्रोजन होने के कारण आग तेजी से फैल गई। पूरी एयरशिप सिर्फ लगभग 32 सेकंड में जमीन पर गिर गई। अंदर 35 लोग मारे गए और एक ग्राउंड क्रू सदस्य की भी मौत हो गई, लेकिन सवार 62 लोग बच गए। कुछ लोग जलती हुई एयरशिप के जमीन के करीब आते ही खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकल गए। कुछ लोग पैसेंजर डेक नीचे आ जाने पर कूद गए। आग का असली कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। एक प्रमुख व्याख्या यह है कि हाइड्रोजन रिसाव हुआ और बारिश व तूफान के दौरान विद्युत चिंगारी से उसमें आग लग गई। इस आपदा का असर इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और वहां रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन थे। वो हिंडनबर्ग के आगमन पर रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा
कि उसमें आग लग गई। उनकी आवाज का प्रसारण लाइव नहीं था। आपदा के बाद रिकॉर्डिंग को प्रसारित किया गया, लेकिन उनकी आवाज में डर और दुख की वजह से जनता ने उस घटना को और गहराई से महसूस किया। रिकॉर्डिंग और न्यूज़रील फुटेज जोड़े गए। सिनेमा घरों और रेडियो स्टेशनों पर करोड़ों लोगों ने देखा और सुना कि कैसे कभी लग्जरी एयर ट्रैवल का प्रतीक रहा वो जलकर खाक हो गया। यहीं पर कई यात्रियों का हाइड्रोजन एयरशिप्स पर से भरोसा पूरी तरह से उठ गया। जर्मनी ने बाकी बचे एयरशिप्स की नियमित पैसेंजर सेवा बंद कर दी। नया ग्राफ ज़ेपेलिन 2 भी अब कमर्शियल एयरशिप के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ हिंडनबर्ग ही बड़ी एयरशिप्स के गायब होने की वजह नहीं थी। हादसे से पहले ही इनकी संचालन लागत बहुत ज्यादा थी। इनके लिए बड़े हैंगर, मूरिंग मस्ट, अधिक ग्राउंड क्रू और लैंडिंग के लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए था। तेज हवाओं में इनका इस्तेमाल भी कठिन था। अपने बड़े आकार की वजह से तूफान और क्रॉसविंड इन्हें आसानी से धकेल सकते थे। अपने आकार और लागत के मुकाबले ये बहुत कम लोगों या सामान को ले जा सकते थे। इस दौरान हवाई जहाज और तेज व बड़े हो रहे थे। इसे बनाना जल्दी होता था, उतारना आसान था और जमीन पर संभालने के लिए सैकड़ों लोग नहीं चाहिए थे। अलग अलग रूटों पर ज्यादा हवाई जहाज इस्तेमाल किए जा सकते थे। अगर एक खराब हो जाए तो पूरी सेवा बंद नहीं होती थी। कोई ठोस सबूत नहीं है कि हवाई जहाज कंपनियों के किसी गुप्त समूह ने एयरशिप इंडस्ट्री को जानबूझकर गिराया। असल वजह यह थी कि हवाई जहाज ज्यादा व्यवहारिक थे। दूसरे विश्व युद्ध में सरकारों ने इंजन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बॉम्बर, फाइटर, एयरपोर्ट और रनवे बनाने में बहुत बड़ी रकम लगाई। मिलिट्री को रफ्तार और दुश्मन से बचने की क्षमता चाहिए थी। ये बड़ी और धीमी रिजिड एयरशिप नहीं दे सकती थी। युद्ध के बाद हवाई जहाज लंबी दूरी की पैसेंजर रूट के लिए तैयार थे। यात्रा ज्यादा तेज थी, ये ज्यादा यात्रियों को ले जा सकते थे और अब दुनिया के कई हिस्सों में एयरपोर्ट भी थे। एयरशिप इस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी छोटे ब्लिम्प का इस्तेमाल अब भी विज्ञापन, निगरानी, गश्त और खास मिशनों के लिए होता है। मॉडर्न प्रोजेक्ट्स कार्गो और लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए हैं। लेकिन बड़े पैसेंजर ज़ेपेलिन फिर नहीं लौटे। वे इसलिए गायब नहीं हुए क्योंकि वे बेकार थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महंगे खर्च, धीमी यात्रा, खराब मौसम और एक के बाद एक आपदाओं के कारण। हवाई जहाज के तेज विकास ने भी इसमें भूमिका निभाई। हिंडनबर्ग उनके पतन की सबसे यादगार तस्वीर बनी। लेकिन एयरशिप का असली अंत तब आया जब उड़ान का एक तेज, सस्ता और ज्यादा आसान तरीका आ गया। मार्च 1940 में जर्मन सरकार ने आखिरी 2 बड़े ज़ेपेलिन को तोड़ने का आदेश दिया। LZ 127 ग्राफ ज़ेपेलिन और LZ 130 ग्राफ ज़ेपेलिन 2। ये अब पैसेंजर एयरशिप के रूप में नहीं उड़ते थे। वे सिर्फ फ्रैंकफर्ट के बड़े हैंगर में खड़े थे जबकि दूसरा विश्व युद्ध फैल रहा था। उनके ड्यूराल्यूमिन फ्रेम को काट दिया गया, इंजन निकाल लिए गए और बाकी हिस्सों को अलग कर दिया गया। महत्वपूर्ण धातुओं को फिर से पिघलाकर युद्ध उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया। उन हैंगरों को भी नष्ट कर दिया गया जो कभी जर्मनी के सबसे बड़े एयरशिप का घर थे। जो खोया गया था वह कोई छोटा वाहन नहीं था। ग्राफ ज़ेपेलिन इतिहास के सबसे सफल एयरशिप में से एक था। ये विभिन्न महाद्वीपों में यात्रा कर चुका था, कई बार अटलांटिक पार किया था और आर्कटिक में रिसर्च फ्लाइट भी की थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो इसे बनाए रखने का कोई ठोस कारण नहीं बचा था। एयरशिप दुश्मन से छुपाने के लिए बहुत बड़ी थी। इसके लिए बड़ा हैंगर, बड़ा चालक दल और उड़ान भरने या उतरने से पहले बहुत सावधानी से संचालन करना पड़ता था। यह सैन्य विमान की गति नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए आसमान में दिखते ही आसानी से पीछा कर गिराया जा सकता था। LZ 130 ग्राफ ज़ेपेलिन 2 को जर्मनी की अगली बड़ी पैसेंजर एयरशिप के रूप में बनाया जाना था, लेकिन यह नियमित व्यावसायिक सेवा शुरू नहीं कर सका। इसे टेस्ट फ्लाइट्स, सार्वजनिक प्रदर्शन और कुछ मिशनों में इस्तेमाल किया गया था। फिर 1939 में इसका संचालन बंद कर दिया गया। जब इन्हें तोड़ना शुरू किया गया तब तक कठोर यात्री एयरशिप का दौर खत्म हो चुका था। इसे समर्थन देने के लिए जरूरी पूरा सिस्टम भी खत्म हो गया था। अब बड़ी फ्लीट, नियमित रूट या प्रशिक्षित जमीनी दल वाले कई स्टेशन नहीं थे। अब कोई कंपनी इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं करना चाहती थी क्योंकि एयरप्लेन ने इसे रफ्तार और लागत में पीछे छोड़ दिया था। लेकिन एयरशिप पूरी तरह खत्म नहीं हुई। छोटे ब्लिम्प्स का इस्तेमाल विज्ञापन, टेलीविजन कवरेज, तटीय गश्त, निगरानी और वैज्ञानिक अवलोकन में लगातार किया जाता रहा।
ब्लिम्प पुराने जेपलिन की तुलना में ज्यादा सरल है। इसके अंदर कोई बड़ा कठोर ढांचा नहीं होता, इसलिए इसे बनाना और इस्तेमाल करना सस्ता पड़ता है। ये ज्यादा यात्रियों या माल नहीं ले जा सकता, लेकिन ये लंबे समय तक एक जगह पर रह सकता है, धीरे धीरे उड़ सकता है और आसमान से साफ दृश्य दे सकता है। आधुनिक कंपनियां अब एयरशिप को पैसेंजर जेट के विकल्प के रूप में वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि इसकी क्षमता का फिर से अध्ययन कर रही हैं। कोई भी एयरशिप आधुनिक हवाई जहाज की तरह दूर दराज शहरों के बीच तेज यात्रा नहीं कर सकती। इसके बजाय वे ऐसे काम ढूंढ रहे हैं जो दूसरे वाहनों के लिए करना मुश्किल है। अमेरिका में LTA रिसर्च का पैथफाइंडर एक नए प्रोजेक्ट्स में शामिल है। ये एक आधुनिक रिजिड एयरशिप है जो हीलियम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम और हल्के मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है। ये पुराने जेपलिन की साधारण कॉपी नहीं, इसके हिस्सों में इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हैं। प्रोपेलर अपनी थ्रस्ट की दिशा बदल सकते हैं ताकि मोड़ने, ऊपर उठने, नीचे जाने और पोजीशन बनाए रखने में मदद कर सकें। यह सेंसर और कंप्यूटर का उपयोग बैलेंस, हवा, दिशा और एयरशिप की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए करता है। अक्टूबर 2024 में पाथफाइंडर 1 ने कैलिफोर्निया के मॉफेट फेडरल एयरफील्ड में अपनी पहली बिना बांधे खुली हवा में उड़ान भरी। इसके बाद टेस्ट जारी रखे गए ताकि यह और दूर, ज्यादा समय तक और अलग अलग परिस्थितियों में उड़ सके। यह अभी केवल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, नियमित कार्गो या पैसेंजर वाहन नहीं। LTA रिसर्च का उद्देश्य इस तकनीक का उपयोग परिवहन और मानवीय मिशनों में करना है। जब तेज भूकंप, तूफान या बाढ़ आती है तो अक्सर सड़कें, पुल, रनवे और बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एयरशिप बहुत उपयोगी हो सकता है। इसे हवा में रहने के लिए लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती। ये संचार उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति, खाना पानी और आपातकालीन टीम उन जगहों पर पहुंचा सकता है जहां पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन इसे असली ऑपरेशन में सुरक्षित होना भी साबित करना होगा। सिर्फ अच्छा मौसम होने पर उड़ना काफी नहीं है। इसे हवा में बदलाव, बारिश, लंबा मिशन और बार बार इस्तेमाल को बिना किसी गंभीर समस्या के सहन करने में सक्षम होना चाहिए। फ्रांस में फ्लाइंग वेल्स एक और भी बड़ा कार्गो एयरशिप बना रही है। इसे LCA 60T कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य 60 टन तक का कार्गो ले जाना है। इसे माल उठाने या उतारने के लिए पूरे एयरशिप को नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। ये हवा में रहते हुए केबल और लिफ्टिंग लाइनें नीचे उतार सकता है। इसका काम एक फ्लाइंग क्रेन जैसा होगा। ये फैक्ट्री से लंबी विंड टरबाइन ब्लेड उठा सकता है और उसे पहाड़ों तक ले जा सकता है। यह निर्माण सामग्री, मोबाइल अस्पताल, बड़ा जनरेटर, लकड़ी या भारी उपकरण भी उन जगहों पर पहुंचा सकता है जहां ठीक से सड़कें नहीं हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ माल ऐसे होते हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकते और ट्रक में लादना भी मुश्किल होता है। कुछ विंड टरबाइन ब्लेड्स इतने लंबे होते हैं कि उन्हें ले जाने के लिए सड़क को चौड़ा करना पड़ता है, खंभे हटाने पड़ते हैं, ट्रैफिक बंद करना पड़ता है और रास्ते के पेड़ काटने पड़ते हैं, तभी इन्हें पहुंचाया जा सकता है। अगर LCA 60T सफल होता है तो यह उन सभी बाधाओं को पार कर सकता है और सीधे गंतव्य तक उड़ सकता है। अक्टूबर 2025 में फ्लाइंग वेल्स ने रिपोर्ट किया कि उसने एयरशिप के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण कर लिया है। कंपनी की योजना है कि वह 2027 में पहली यूनिट का असेंबली शुरू करे। उसके बाद फ्लाइट और सर्टिफिकेशन टेस्ट्स हों और 2029 में कमर्शियल ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ साबित करना है। जब एयरशिप 60 टन कार्गो उतारती है तो उसका वजन अचानक कम हो जाता है। अगर तुरंत नहीं रोका गया तो यह बहुत ऊपर जा सकता है। एयरशिप को स्थिर रखने के लिए थ्रस्टर्स, बैलास्ट सिस्टम, केबल और कंप्यूटर कंट्रोल मिलकर काम करते हैं। जब हवा बार बार बदलती है तो इसे चलाना भी मुश्किल हो जाता है। एयरशिप का किनारा बहुत बड़ा होता है। जब तेज क्रॉसविंड लगती है तो इसका पूरा शरीर एक बड़े पाल की तरह हो जाता है। मोटरों को यह भी संभालना पड़ता है कि भारी कार्गो नीचे लटका होने पर एयरशिप टेढ़ी या दूर न हो जाए। यूनाइटेड किंगडम का एयरलैंडर 10 एक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट है क्योंकि इसे उठान सिर्फ हीलियम से नहीं मिलती। इसका आकार और इंजन उड़ान में लिफ्ट देते हैं। इसे क्षेत्रीय यात्री परिवहन, कार्गो, टूरिज्म, निगरानी व मिलिट्री मिशन के लिए बनाया गया है। इसके डेवलपर के अनुसार यह 100 से ज्यादा यात्रियों
या लगभग 10 टन कार्गो ले जा सकता है। ये कई दिनों तक आसमान में निगरानी और संचार मिशन के लिए भी रह सकता है। इसकी औपचारिक प्रमाणन प्रक्रिया यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी में शुरू हो गई है, लेकिन यात्रियों को ले जाने से पहले अभी व्यापक परीक्षण करना होगा। ऐसे विमान का उपयोग केवल कार्गो के लिए ही नहीं, समुद्र की निगरानी में भी हो सकता है। ये अवैध मछली पकड़ने वाले जहाज, तेल रिसाव, लापता जहाज या बचाव की जरूरत वाले व्यक्ति को भी खोज सकता है। ये अस्थायी संचार स्टेशन के रूप में भी काम कर सकता है। आपदा के बाद अगर सेल टावर खराब हो जाए तो एयरशिप एंटीना ला सकता है और साधारण हेलीकॉप्टर की तुलना में एक जगह पर ज्यादा समय तक रह सकता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी उपयोगी है। इसकी धीमी उड़ान और लंबी सहन शक्ति के कारण एयरशिप इस तरह के अध्ययन में काम आ सकती है। जंगल, वन्यजीव, हिमनद, वायुमंडल और जलवायु परिवर्तन। इसका शोर भी हेलीकॉप्टर की तुलना में कम होता है, इसलिए नीचे मौजूद जानवर तुरंत डरते या भागते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके सभी मिशन सस्ते हो जाते हैं। हीलियम महंगी है और असेंबली, मेंटेनेंस व स्टोरेज के लिए भी बड़े स्थान चाहिए। इतना बड़ा एयरशिप तेज तूफान के समय बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। इसे सुरक्षित जगह पर रखना या मौसम बिगड़ने से पहले कहीं और ले जाना जरूरी है। सर्टिफिकेशन भी बहुत महंगा है। हर स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इमरजेंसी प्रक्रिया और उड़ान की स्थिति की जांच करनी पड़ती है। यात्रियों को लाने पर इसे अन्य कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा और ये प्रक्रिया जल्दी नहीं हो सकती। एक गंभीर हादसा फिर से जनता का भरोसा तोड़ सकता है। रफ्तार को लेकर भी समस्या है। दवा, रेस्क्यू टीम या सैन्य सामान तुरंत पहुंचाने के लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर सबसे तेज हैं। जब बंदरगाह हो और समुद्र शांत हो तो जहाज ज्यादा माल कम खर्च में ले जा सकते हैं। जब हाईवे हो तो ट्रक का इस्तेमाल करना अब भी आसान है। इसीलिए एयरशिप सभी प्रकार के परिवहन का स्थान नहीं ले सकती। ये केवल तब महत्वपूर्ण होगा जब गंतव्य पर रनवे ना हो, सड़क ना हो, पहुंचना मुश्किल हो या लंबे समय तक आसमान में रहने की जरूरत हो। वहीं पर यह अपनी असली कीमत साबित कर सकता है। एयरशिप का भविष्य पुरानी यादों पर निर्भर नहीं है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि ये देखने में सुंदर हो या आसमान में देखने लायक हो। इसे कम कुल लागत में माल पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। इसे मौसम बदलने पर भी सुरक्षित उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए। इसे बार बार बिना बहुत बड़े ग्राउंड क्रू की जरूरत के काम करना चाहिए और इतने ग्राहक मिले कि विकास में लगी अरबों की पूंजी वापस आ सके। जब ये हो जाएगा तो दुनिया एक बार फिर जंगलों, पहाड़ों, समुद्रों और आपदा से प्रभावित इलाकों के ऊपर बड़े एयरशिप्स को देख सकेगी। लेकिन अब उनका काम बिल्कुल अलग होगा। वे अब कुछ अमीर लोगों के लिए तैरता हुआ होटल नहीं रहेंगे। वे अब किसी देश की ताकत का सिर्फ प्रतीक भी नहीं रहेंगे। वे भारी माल ढोने, बचाव, अनुसंधान, निगरानी और दूरस्थ समुदायों तक पहुंच के लिए उपकरण बनेंगे। जगह वही पता चलेगा क्या सच में उस तकनीक का दूसरा जीवन है जिसे कभी दुनिया ने छोड़ा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम अतीत में लौट रहे हैं। आज कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सिर्फ गति से हल नहीं किया जा सकता और कुछ जगहों पर तेज हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसे वाहन चाहिए जो बिना हवाई अड्डे, सड़क या अन्य साधनों के ही उनकी जरूरत की चीजें पहुंचा सके। जब एयरशिप की नई पीढ़ी सुरक्षित और किफायती तरीके से ये सब कर दिखाएगी तो ये सिर्फ हिंडनबर्ग और ग्राफ ज़ेपेलिन की यादें नहीं रहेंगी। ये परिवहन का एक नया प्रकार होगा। ये जेट से धीमा होगा लेकिन उन जगहों तक जा सकेगा जहां सामान्य विमान नहीं पहुंच सकते। शायद इसी वजह से एयरशिप पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो हवाई जहाज से बदले जाने का इंतजार नहीं कर रही थी। ये बस उस काम के मिल जाने का इंतजार कर रही थी जो वास्तव में इसके लिए था।